आदरणीय साथियों, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम सीपीसी के प्रोविजंस के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं और पीछे हमने ऑर्डर 7 के कुछ नियमों को पढ़ा था। आज ऑर्डर 7 रूल 15, 16, 17, 18 को हम पढ़ेंगे और आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उसको हर वीडियो समय पर मिलती रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो अब मैं आपके सामने ऑर्डर 7 रूल 15 की बात करता हूँ। वैसे तो ऑर्डर 7 रूल 15 की बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 15 क्या कहता है कि द स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिफ्स पोजेशन आर पावर। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब कोई डॉक्यूमेंट जो वादी के कब्जा में नहीं है या उसके पोजेशन में नहीं है और वो वाद करता है, दावा दायर करता है, तो उसको लिस्ट ऑफ रिलायंस देनी होगी और उसमें बताना होगा कि सच एंड सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजेशन और इट इज इन द पोजेशन ऑफ सच एंड सच पर्सन एंड इट विल बी कॉल्ड थ्रो प्रोसेस ऑफ लॉ, या जो भी तरीका होगा उस तरीके से उसको साक्ष्य के टाइम पर पेश करवाया जाएगा। बट दिस इज नेसेसरी टू नो कि दिस प्रोविज़न हैज़ बीन डिलीटेड और इसके लिए ये रूल 15 वाज ओमिटेड ऑन 1/7/2002। अब जो है रूल 16 के ऊपर आते हैं और रूल 16 जो है बहुत ही विशेष रूल है। आप इसको देखेंगे कि ये क्या कहता है, सूट्स ऑन लोस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जब कोई सूट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत किया जाता है और ये साबित कर दिया जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया है या उसकी इंडेमनिटी जो प्लेंटिफ को दी गई है उसकी सेटिस्फैक्शन वो कोर्ट को करा देता है कि सारे क्लेम्स उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो उसको मिलने हैं, और कोर्ट जो डिग्री पास करती है, it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaint was presented। यानी गुम हुआ कोई दस्तावेज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मान लिया पर नोट है, वो गुम हो गया, तो गुम होने की सूरत में ये साबित कर दिया जाता है कि लिखित खो गई है और वादी ऐसी लिखित पर आधारित किसी अन्य व्यक्ति के दावों के लिए हर्जाना न्यायालय को समाधान प्रद रूप में कर देता है, यानी कोर्ट की सेटिस्फेक्शन करा देता है कि वह न्यायालय ऐसी डिग्री पास कर सकेगा। और वो पारित करता यदि वादी ने उस समय जब वाद पत्र उपस्थित किया गया था उस लिखित को पेश किया होता, और इस प्रकार से उस लिखित की प्रतिवाद पत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए उसी समय पेश कर दी होती। अब क्या है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत लिखी गई दस्तावेज जैसे पर नोट था, वो गुम हो गया, उसकी राइटिंग जो है अर्जी निवेश के रजिस्टर में थी। हम इस तरीके से उसको दूसरे एडिशनल एविडेंस की परमिशन लेते हुए या इस तरीके से कि वो असल गुम हो गया लेकिन ये उसकी प्रविष्टि है, और उसके आधार पर यदि हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो कोर्ट उस सेटिस्फैक्शन पर ये कहते हुए कि यदि आपने गलत किया तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, और वो इंडेमनिटी लेते हुए उसको दावे को ले लेती है और ये सुनवाई करती है, मानो कि वो उसी तरीके से कि वो दस्तावेज उसके कब्जे में होता और वो पेश किया गया माना गया होता। तो इस आधार से ये ऑर्डर 7 रूल 16 मैंने आपको बताया। अब हम अगला नियम ऑर्डर 7 रूल 17 के ऊपर चर्चा करते हैं
वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, यानी दुकान का बही खाता पेश करना। ये इसमें क्या कहता है, सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। जैसा कि बैंक का बही साक्ष्य अधिनियम यानी बैंकर्स एक्ट जो है, उसके अंदर जो कुछ भी कहा गया है, वेयर द डॉक्यूमेंट ऑन विच द प्लेंटिफ शूज इज एन एंट्री इन शॉप बुक और अदर अकाउंट इन हिज पोजेशन or power, the plaintiff shall produce the book or account at the time of filing the plaint together with the copy of entry on which he relies। यानी जब वो मुकदमा करता है तो दुकान के बही खाता या अन्य लेख जो भी उसके कब्जे में हैं या उसकी सख्ती में हैं, जो प्रविष्टि हैं, उन सबको वादी जिस पर वो निर्भर करता है प्रति के सहित उस बही खाते या लेखे को मुकदमे के साथ फाइल किए जाने के समय पेश करेगा। और इसका सब सेक्शन 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न। बही वाले मुकदमे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न कि जब बही का कोई मुकदमा है तो ओरिजिनल बही जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और उसके अंदर क्या होगा कि कोर्ट या और सच ऑफिसर जो भी मतलब एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ सेल फोर्थविथ मार्क द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उस ओरिजिनल बही के ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा और क्या करेगा, उसकी कॉपी रखते हुए आफ्टर एग्जामिनिंग कंपेयरिंग द कॉपी विद द ओरिजिनल सेल इफ इट इज फाउंड करेक्ट सर्टिफाई इट टू बी सो एंड रिटर्न द बुक टू द प्लेंटिफ एंड कॉज द कॉपी टू बी फाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसको हम ऐसा नहीं करवाते तो हमारा दावा फेल हो सकता है। तो जो ही हम न्यायालय के अंदर इस तरह का दावा करते हैं तो न्यायालय या उसके द्वारा अपॉइंट किसी भी अधिकारी जिसको मतलब ये हम नियुक्त किया गया है तो दस्तावेज को उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए चिन्हांकित करवाएंगे और प्रति की परीक्षा और मूल से तुलना करने के बाद यदि वो सही पाई जाती है तो ये प्रमाणित किया जाएगा कि वह ऐसी है और बही खातावादी को लौटा दिया जाएगा और प्रति को फाइल करवा लिया जाएगा। अब ऑर्डर 7 रूल 18 है कि यदि डॉक्यूमेंट जो मुकदमे के साथ पेश करनी थी वो अगर पेश नहीं की गई तो क्या है, इसके ऊपर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सेक्शन ये नियम भी ओमिट कर दिया गया है। और इसकी भी ओमिशन जो है 1/7/2002 को हुई थी। सेक्शन 17 जो 1999 में रूल 18 वाज अमेंडेड बाय एक्ट नंबर 46 ऑफ 1999। सेक्शन 17 एंड नाउ हैज़ बीन ओमिटेड बाय एक्ट नंबर 22 ऑफ 2002 सेक्शन 8 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2002। तो इन दीज वेरी सर्कमस्टांसेस मैंने जब आपको ये बताया तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात और इस 17 के बारे में बताना चाहूँगा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इन्होंने अमेंडमेंट की है। और वो अमेंडमेंट की मैं इस सेक्शन नियम 6/17 के बाद एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई है। दैट एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप उसको देखेंगे कि वो क्या है। उसके अंदर क्या कहा गया कि व्हेन ए शॉप बुक और अदर अकाउंट रिटन इन द लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश or the language of the court is produced with the translation or transliteration of the relevant entry or party producing it shall not be required to present a separate affidavit as to the correctness of the translation or transliteration, but shall add a certificate on the document itself that it is full and a true translation or transliteration of the original entry and no examination or comparison by the ministerial officer shall be required except by a special order of the court। तो ये अमेंडमेंट कर दी गई। एक्सप्लेनेशन में ये दे दिया गया जैसे बड़ियों की एक अपनी लैंग्वेज होती है,
बही के अंदर जो लिखा जाता है, जिसको मुंडी हिंदी भी बोलते हैं हरियाणा के अंदर। तो इस तरह की अगर लिखावट है और उसकी हिंदी करके जब वादी ने पेश कर दी है, तो ये कहता है कि कोर्ट की लैंग्वेज या दूसरी भाषा में अगर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है और दूसरी भाषा में है, तो उसका हिंदी वर्सन या उसका ट्रांसलेशन, ट्रू ट्रांसलेशन जो साथ में लगाया है, उसके ऊपर वादी ने केवल ये सर्टिफिकेट देना होगा कि ये इसकी सही ट्रांसलेशन है और इसमें कोई गलत वो नहीं है। तो ना उसके लिए एफिडेविट देना है और ना ही कोई और कुछ करने की आवश्यकता है। तो इस आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अमेंडमेंट जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने जो है मान ली है और इन हाई कोर्ट्स ने की गई है। अब यहाँ तक हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट की एक अमेंडमेंट है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की ही। सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 17, 18 जो ये थे, 17 तक हमने पढ़े, 18 जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। और उसके बाद 5-6 नियम जो है जोड़े गए हैं। ऑर्डर 7 रूल 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, उन सारे के अंदर एक ही क्रक्स है कि जो मुकदमा दायर किया जाएगा, एवरी प्लेंट और ओरिजिनल पेटिशन शैल बी अकम्पनीड बाय द प्रोसीडिंग गिविंग एन एड्रेस at which service of notice, summon or other process may be made on the plaintiff or petitioner. Plaintiff or petitioner subsequently added shall immediately on being added file a proceeding of the nature। यानी जब कोई वो मुकदमा डालेंगे तो ऑर्डर 7 रूल 19 के तहत उसमें एड्रेस जो है वादी अपना देगा। यदि वो एड्रेस गलत है तो इसके ऊपर इसी में आगे ये कहा गया है कि मुकदमा खारिज हो सकता है। 20 के अंदर क्या कहा है, एन एड्रेस फॉर सर्विस फाइल्ड अंडर द प्रीसीडिंग रूल शैल बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन विच द सूट और पार्टीशन इज फाइल्ड और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन विच द पार्टी ऑर्डिनरी रिजाइड्स ऑफ विद इन द लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर ऑफ लाहौर, नाउ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। यानी वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए वो इसके बारे में कहा गया है। और 21 क्या कहता है, वेयर द प्लेंटिफ और द पेटिशनर फेल्स टू फाइल एन एड्रेस फॉर सर्विस ही शैल बी लायबल टू हैव द सूट डिसमिस्ड। दिस इज नोटेबल एंड इम्पोर्टेंट एंड हिज पेटिशन may be rejected by the court suo moto or any party may apply for an order so that effect that the court may make such order as it thinks fit। दूसरी पार्टी भी ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि इन्होंने फार्म पता नहीं लगा और अपना सही पता नहीं दिया, इसलिए इनका सूट डिसमिस किया जाए और जो है जो भी न्यायालय उचित समझे वो ऑर्डर पास कर सकती है। अब 22 जो है, where a party is not found at the address given by him or for service and no agent or adult male member of his family or whom a notice summon or other process can be served is present, a copy of the notice summon or other process shall be affixed to the outer door of the house। जब किसी आदमी ने अपना कोई पता दे दिया और उसमें ना वो रहता, ना उसका कोई एजेंट रहता, ना उसके परिवार का आदमी रहता, तो उसके आउटर डोर के ऊपर जो है प्रोसेस यानी कोई सम्मन या कोई सूचना दी जानी है तो वो चिपका दी जाएगी। और ऐसा होने की सूरत में क्या होगा, इफ ऑन द डेट फिक्स्ड सच पार्टी इज नॉट प्रेजेंट another date shall be fixed and a copy of the notice summon or other process shall be sent to the registered address by registered post and such service shall deemed to be as effectual as notice summon or other process had been personally served। चस्पा करवा दिया, चस्पा करवाने के बाद वहाँ रजिस्ट्री भेजी जाएगी, रजिस्ट्री भेजने पर ये माना जाएगा कि वो सर्विस ऐसे हो गई है जैसे व्यक्तिगत सर्विस होनी चाहिए थी। वेयर ए पार्टी एंगेजेज ए प्लीडर नोटिस सम्मन और अदर प्रोसेस फॉर सर्विस ऑन हिम शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर 3 रूल 5 अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट सर्विस एट द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय द पार्टी। जहाँ पार्टी ने कोई वकील एंगेज कर लिया या नोटिस सम्मन के लिए जो है या प्रोसेस के लिए जो है
ये ज़रूरी नहीं कि फिर वहाँ पर नोटिस भेजा जाए, तो ऑर्डर 3 रूल 5 के मुताबिक उस वकील को सर्विस करवाई जा सकती है, और वो सर्विस जो है दैट विल बी ए सफिशिएंट सर्विस। अब 24 क्या कहता है, पार्टी हु डिजायर्स टू चेंज द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय हिम एज अफोरसेड shall file a verified petition, or court may direct the amendment of the record accordingly. Notice of such petition shall be given to such other parties as the court may deem it necessary to inform, and may be either served upon the pleaders for such parties or be sent to them by registered post as the court thinks fit. जब कोई आदमी अपना पता बदलता है तो उसकी सूचना भी न्यायालय को देनी होगी, और न्यायालय दोनों पक्षों को इसकी सूचना दे सकता है जैसा कि वो उचित समझे। अब जो है मैं इसका लास्ट आपको नियम बताना चाहूँगा 25। नथिंग इन दीज रूल्स शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग द सर्विस ऑफ ए नोटिस समन्स और अदर प्रोसेस इन एनी अदर मैनर इफ फॉर एनी रीजन इट थिंक्स फिट टू डू सो। यानी न्यायालय दूसरे तरीके से भी जैसे कोई उचित समझे, तो नथिंग इन दीज रूल्स शैल प्रिवेंट द कोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकती। कोर्ट कैन अडॉप्ट द अदर प्रोसीजर आल्सो फॉर सर्विस ऑफ द सम्मन। तो इस प्रकार से हमने ऑर्डर 7 नियम 25 तक सारा का सारा कंप्लीट किया। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।